हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के संबंध में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान के परिचय के संबंध में अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किन वस्तुओं को सजीव कहा जाता है, किन वस्तुओं को निर्जीव कहा जाता है। पहले यह आप जान लें कि विज्ञान किसे कहा जाता है। किसी भी वस्तु अथवा घटना के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और आप देखते होंगे कि प्रकृति में दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, जिसे हम सजीव कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। दूसरी ऐसी वस्तुएं जैसे नदी, तालाब, पोखरे, पहाड़, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, इन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत हम सजीव और निर्जीव दोनों तरह की वस्तुओं का क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की जो शाखाएं हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं। नंबर 1 अमूर्त विज्ञान। नंबर 1 अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, जैसे सांख्यिकीय गणनाएं और गणित। यह सभी अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2, तो 2 का न तो कोई भार है, न ही इसमें जीवन है, न ही इसका कोई आकार है। मान लिया गया कि 2 इस तरह से लिखा जाता है, या आप लिख देते हैं 4, तो मान लिया गया कि 4 इस तरह से लिखते हैं। 2 × 2 बराबर 4, 2 × 2 4 होते हैं, हम मान लिए। तो यह एक अमूर्त विज्ञान है और अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत सांख्यिकीय गणनाओं और गणित शास्त्र आते हैं। दूसरी शाखा है विज्ञान की जीव विज्ञान, जिसे प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न सजीव और निर्जीव वस्तुएं तथा प्राकृतिक घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरी इसकी शाखा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसी जीव के रहन सहन, जीव के रीति रिवाज, स्वभाव, उसकी धार्मिक मान्यताओं, उसकी नागरिकताओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ये सभी चीज़ें आती हैं। और जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान। चूँकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान का, इसलिए हम केवल जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और अब यह बात होगी कि किन वस्तुओं को सजीव कहा जाता है, किन को निर्जीव कहा जाता है, यानी सजीवों के क्या लक्षण हैं और निर्जीवों के क्या लक्षण हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है, जूलॉजी। और दूसरी है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। देखिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी। बायोलॉजी 2
ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। स्टडी मीन्स टू नॉलेज, टू डिस्कोर्स, जानकारी प्राप्त करना। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात सजीवों का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान हैं। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु नामक वैज्ञानिक को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और उन्हें जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और जो बायोलॉजी शब्द है, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। और जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान बना है दो वर्ड से। एक है जून माने एनिमल्स, जून्स माने एनिमल्स माने जंतु, और दूसरा इसमें वर्ड है लोगोस माने स्टडी माने अध्ययन। यानी जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। यानी अरस्तु नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, ये जिसे बॉटनी कहते हैं। बॉटनी बना है लैटिन वर्ड बोटेन से। बोटेन माने हर्ब्स माने शाक, बोटेन भी बना है लैटिन वर्ड बाउस से। बाउस मीन्स कैटिल्स माने पशु, और बाउस भी बना है लैटिन वर्ड बास्किन से। बास्किन्स मीन्स ग्रेजिंग माने चरना। यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जिसको पशु चरते हैं। पशु किसे चरते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों वनस्पतियों को चरते हैं। अर्थात वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब आइए हम लोग यह जानें कि किन्हें आप सजीव कहेंगे, कौन कौन से लक्षण किसी वस्तु में पाए जाएंगे तो उसे आप सजीव कहेंगे, और कौन लक्षण नहीं पाए जाएंगे तो उसे आप निर्जीव कहेंगे। हमने बताया है आपको कि प्रकृति में दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक सजीव वस्तुएं जिसमें जीवन होता है और एक ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है। तो आइए हम जीवधारियों के लक्षण के संबंध में जानें। जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। नंबर 1, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी जीवधारियों में जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवद्रव्य नाम दिया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवद्रव्य नाम दिया था। और वान मोल नामक वैज्ञानिक ने इस जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन बताया था। और हक्सले नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी प्रोटोप्लाज्म
इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी जीवधारियों में जीवद्रव्य पाया जाता है और संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता इस जीवद्रव्य के मूलभूत लक्षण हैं। दूसरा इस जीवधारियों का जो लक्षण है उसमें कोशिकीय संरचना। किसी भी जीवधारी का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, एक अथवा एक से अधिक सेल्स का बना होता है। और ऐसे जंतु जिनके शरीर में केवल एक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। परंतु बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक से अधिक संरचना कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जंतुओं को जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको मल्टी सेलुलर एनिमल कहा जाता है, बहुकोशिकीय जंतु कहा जाता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। जिस तरह से एक दीवार की निर्माणकारी इकाई उसकी एक ईंट होती है, उसी तरह से एक शरीर की निर्माणकारी इकाई उसकी एक कोशिका होती है। इसलिए कहा जाता है कि सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो पहले तो जब सेल की खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, तो उन्होंने बोतल पर लगने वाली कार्क की पतली परत का अध्ययन किया था और उसमें उन्हें मधुमक्खी की छत्ते के कोष्ठकों जैसी संरचनाएं दिखाई दी थी, अर्थात कोशिका की केवल कोशिका भित्ति दिखाई दी थी। इस आधार पर उन्होंने उसका नाम रख दिया था सेला। सेला मीन्स हॉलो स्पेस, खाली स्थान, और इसी सेला को बाद में कहा गया सेल। और कहा गया, उस समय परिभाषा दी गई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। लेकिन जब कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों और इसकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया गया, उसमें होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन हुआ, तब सेल की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। परंतु जब यह देखा गया कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और वह अवक्लीय पारगम्य कला द्वारा घिरी रहती हैं और उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उस कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा से शरीर की सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं, तब सेल की परिभाषा में और भी परिवर्तन हो गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बाउंडेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड हैव ए कैपेसिटी टू सेल्फ रिप्रोड्यूस। यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो अवक्लीय पारगम्य कला द्वारा घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वजनन की सामर्थ्य होती है। अब जो जीवधारियों के लक्षण में तीसरा पॉइंट आप अध्ययन करें। जीवधारियों के लक्षण में तीसरा पॉइंट है उपापचय। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जीवधारियों के शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी संरचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म को के दो पहलू हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी उपचय
और अपचय। उपचय एक संरचनात्मक क्रिया है और कैटाबॉलिज्म एक विघटनात्मक क्रिया है। इस एनाबॉलिज्म में यानी उपचय एक संरचनात्मक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है और यह एक इंटरगोनिक रिएक्शन है। इसमें ऊर्जा प्रयुक्त होती है। जैसे आप एक उदाहरण ले लें कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल C6CO2 प्लस 12H2O, प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है। अप्रधान संरचना के रूप में ऑक्सीजन निकलती है और कुछ जल भी निकलता है। तो इसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल यह लघु अणु है जिससे बड़े अणुओं का निर्माण अर्थात ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। तो यह एक संरचनात्मक क्रिया है जिसमें छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि उपचय जो एनाबॉलिज्म है यह मेटाबॉलिज्म का वह पहलू है जिसमें छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का निर्माण होता है, अर्थात यह एक संरचनात्मक क्रिया है। जबकि यह कैटाबॉलिज्म एक विघटनात्मक क्रिया है। इसमें बड़े अणुओं से छोटे बड़े बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लें कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का जारण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। यानी यह बड़ा अणु जो ग्लूकोज का बड़ा अणु है यह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और एटीपी के रूप में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा निकलती है। अर्थात कहा जाए कि यह एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उपापचय के दो पहलू अपचय और उपचय। अब आप और भी लक्षण जीवधारियों के और भी लक्षण, जैसे जीवधारियों में श्वसन की क्रिया होती है। सभी जीवधारियों में श्वसन होता है और आप जानते हैं कि श्वसन क्रिया में प्रत्येक जीव ऑक्सीजन लेता है, वातावरण से वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसी की सहायता से कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है और उसी एटीपी से शरीर की सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। तो श्वसन जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है, यानी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया होती है जबकि निर्जीव वस्तुओं में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। अब और थोड़ा विस्तृत आप पढ़ेंगे तो यह भी जानेंगे श्वसन दो तरह का होता है, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जारण और एक होता है अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन और ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है जबकि अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है। इसके बाद और भी जीवधारियों के लक्षण में आप अध्ययन करेंगे पोषण न्यूट्रिशन। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के अंतर्ग्रहण, उसके पाचन, अवशोषण, उसके स्वांगीकरण से लेकर के ये सभी क्रियाएं आती हैं और इसी पोषक पदार्थों से शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है और जो रीजनरेशन की क्रियाएं इसी पोषण से होती हैं। अब पोषण दो तरह का हो सकता है, एक तो स्वपोषण और दूसरा परपोषण। जैसे आप पौधों की बात करें तो ऐसे हरे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जड़ों के माध्यम से जल लेकर के
ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अप्रधान संरचना के रूप में ऑक्सीजन भी उत्सर्जित करते हैं और उसी ऑक्सीजन को सभी जीवधारी श्वसन की क्रिया में उपयोग करते हैं। अर्थात ऑक्सीजन एक प्राणवायु है जो सभी जीवधारी श्वसन की क्रिया में उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जीव जो छोटे पदार्थों से, ऐसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं वे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। और ऐसे जीव जो पौधों द्वारा बने बनाए भोज्य पदार्थ को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसी पर निर्भर करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, वे परपोषी जीव कहलाते हैं। और भी लक्षण है जीवधारियों के, जैसे गतियाँ। सभी जीवधारी में गति होती है, मोमेंट होता है। आप एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियरफाई कर दूँ कि गमन यानी जो गमन और गति यानी मोमेंट एंड लोकोमोशन, तो लोकोमोशन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थान परिवर्तन करना। और स्थान परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक जीवधारियों में कुछ न कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें गमन अंग अर्थात गमनांग कहा जाता है, यानी लोकोमोटरी आर्गन कहा जाता है। जैसे मनुष्यों में पैर होते हैं, पक्षियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैर होते हैं, उड़ने के लिए उसमें पंख होते हैं। मछलियों में पानी में तैरने के लिए पंख होते हैं, उसमें फिन रेज पाई जाती हैं, उनके पंखों में फिन रेज पाई जाती हैं। इसी तरह से केचुए में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए उसमें छोटे छोटे अंकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। और जो अमीबा होता है, अमीबा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए उसमें सीडोपोडिया होते हैं, कूटपाद होते हैं। इसी तरह से जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऐसी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें फ्लैजेलम कहा जाता है, कशाभिका कहा जाता है। परंतु जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए उसमें बाल जैसी बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। यानी पैरामीशियम में सीलिया द्वारा गमन होता है और यूग्लिना में फ्लैजेलम द्वारा गमन होता है, जबकि अमीबा में सीडोपोडिया द्वारा गमन होता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के गमनांग होते हैं और जिसकी सहायता से उनमें स्थान परिवर्तन होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। परंतु जब बात करें हम मोमेंट की, एक स्थान पर स्थिर रहते हुए जब किसी जंतु का कोई अंग गति करता है तो उसे मोमेंट कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि पौधे जड़ों द्वारा एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु उनकी शाखाओं में मोमेंट होता है। उनकी शाखाएं एक किसी तरफ जब वृद्धि करती हैं, जैसे आप देखते होंगे किसी पौधे को देखें तो उस पौधे का पूरब और दक्षिण की तरफ उसकी शाखाओं का बहुत अधिक विकास होता है। अर्थात उसकी शाखाएं पूरब और दक्षिण की तरफ मोमेंट ज़्यादा करती हैं, जबकि उत्तर और पश्चिम की तरफ कम मोमेंट होता है। क्योंकि बहुत देर तक उनको प्रकाश की उपलब्धता पूरब और दक्षिण से ही होती है और पौधे का जो तना होता है वो उसमें फोटोट्रॉपिज्म होती है, प्रकाशानुवर्ती गति होती है, क्योंकि उसके शिखर भाग पर ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन के कारण ही उसमें फोटोट्रॉपिज्म होती है। इसीलिए किसी भी पौधे का अधिक विकास पूरब और दक्षिण की तरफ होता है। जीवधारियों के और भी लक्षण जैसे वृद्धि, ग्रोथ जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है। ग्रोथ किसे कहा जाता है, वृद्धि किसे कहते हैं? शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ने, कोशिकाओं के आकार बढ़ने अथवा शरीर के शुष्क भार बढ़ने को वृद्धि कहा जाता है। दो टर्म हैं, वृद्धि और विकास।
तो विकास मीन्स डेवलपमेंट और वृद्धि मीन्स ग्रोथ। तो ग्रोथ किसे कहेंगे आप, यानी किसी भी जीव के शरीर में यदि कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही हो, कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा हो अथवा उस जीव का शुष्क भार बढ़ रहा हो तो आप कहते हैं कि इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन जब कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होता है, कोशिकाएं विभिन्न कार्य के लिए उपयोजित होती हैं, उसमें विभिन्नीकरण होता है और कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, तो आप कहते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। इसके बाद जीवधारियों का एक मूल लक्षण अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं यह जीवधारियों का मूल लक्षण होता है और यह अनुक्रियाएं यह जीवद्रव्य के कारण आती हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि उत्तेजनशीलता और संवेदनशीलता जीवधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। जैसे आप छुई मुई के पौधे के छुएं, छुई मुई का जो पौधा है उसको मिमोसा प्यूडिका कहा जाता है। तो इस मिमोसा प्यूडिका के पौधे को आप छुएं, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, परंतु कुछ समय के बाद पुनः तन करके खड़ी हो जाती हैं। तो यह उसकी संवेदनशीलता के कारण होता है और संवेदनशीलता जीवधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। तो उसमें यह थिग्मोटैक्सिस हुई, जब छूने के कारण वह अनुक्रियाएं रिस्पांस देता है तो उस क्रिया को थिग्मोटैक्सिस कहते हैं। इसी तरह से पौधों में कीमोटैक्सिस भी होती है, फोटोटैक्सिस होती है, यानी प्रकाश के प्रति जो अनुक्रियाएं करता है उसको फोटोटैक्सिस कहते हैं। रासायनिक पदार्थों के प्रति जो अनुक्रियाएं करता है उसको कीमोटैक्सिस कहा जाता है। किसी वस्तु को छूने से जब वह अनुक्रियाएं प्रदर्शित करता है तो उसको स्पर्शानुवर्ती गति कहा जाता है। और भी जीवधारियों के लक्षण हैं, जैसे प्रजनन, रिप्रोडक्शन यह जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है। और रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना। सामान्यतः अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है और यह जीवधारियों का मूलभूत लक्षण है। प्रत्येक जीवधारी में अपनी जैसी जननक्षम संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसी क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि मनुष्य से मनुष्य जैसा ही जीव उत्पन्न हो सकता है, कुत्ते से सदैव पिल्ले ही उत्पन्न होते हैं, आम के पौधे से आम का ही पौधा उत्पन्न हो सकता है, इमली के पौधे से इमली का ही पौधा उत्पन्न हो सकता है और कटहल के पौधे से कटहल का ही पौधा उत्पन्न हो सकता है। मछलियाँ से सदैव मछलियाँ ही उत्पन्न होती हैं, बबूल के पौधे से बबूल ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रत्येक जीवधारियों में और इसी क्रिया को प्रजनन अथवा रिप्रोडक्शन या सामान्य रूप से आप जनन कहते हैं। इसके अलावा जो जीवधारियों के लक्षण हैं वह है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, इंग्लिश में इसे एक्सक्रेशन कहते हैं, उत्सर्जन। शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बनने वाले ऐसे पदार्थ जो जीवन अस्तित्व के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं, जीवन अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, वे हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है, परंतु त्वचा, मलाशय, जीभ यह सभी भी गौण उत्सर्जी अंग हैं, परंतु पौधों में किसी प्रकार का कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। यह उत्सर्जी पदार्थ उनसे गम के रूप में अथवा पत्तियों में वह संचित होते रहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और जिसके कारण वो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने योग्य नहीं रह जाती हैं और वह पौधे से झड़ती रहती हैं। तो
पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं और उन उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। अब आइए हम लोग अध्ययन करें कि पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है। जबकि हमने अभी आपको बताया है कि पौधे और जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जंतु, यह दोनों ही सजीव हैं। इन दोनों का ही अध्ययन आप विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है उसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जो जंतु विज्ञान शाखा है जीव विज्ञान की, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन जंतुओं और वनस्पतियों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। आइए हम लोग जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाने वाले उस महत्वपूर्ण अंतर के संबंध में जानें। जैसे नंबर 1, वृद्धि। किसी भी जंतु में उसके जीवन काल के कुछ समय तक ही उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है, परंतु पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में जीवन के अंतिम अवस्था तक उसमें वृद्धि होती रहती है। और आप जानते हैं कि किसी भी पौधे में उसके शीर्ष भाग से, चाहे वह तने का शीर्ष भाग हो अथवा वह जड़ का शीर्ष भाग हो, उसी से वृद्धि होती है, क्योंकि उसी में उसके विभाज्योतक पाए जाते हैं। तो जंतुओं और पौधों में जो अंतर है वह वृद्धि का मूल रूप से अंतर है। और जंतुओं में एक निश्चित अवधि तक, जैसे मनुष्य का आप एक उदाहरण ले लीजिए, मनुष्य में 18 से 21 वर्ष तक केवल वृद्धि होती है, इसके बाद लंबाई उसमें नहीं बढ़ती। लेकिन पौधों में उनकी मृत्यु के आखिरी क्षण तक वृद्धि होती रहती है। आप देखते हैं कि पौधे की कुछ शाखाएं सूख रही हैं, लेकिन कुछ भागों में उसकी नई कलिकाएं भी निकल रही हैं। तो इस तरह से जंतुओं और पौधों में यह वृद्धि में अंतर है। दूसरा अंतर जो है वो है कि कोशिका भित्ति का। हमने अभी आपको बताया है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन जो पौधों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। जो जंतुओं के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें जंतु कोशिका कहते हैं। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण उसकी प्लाज्मा कला होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में कोशिका के चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जो कवक होते हैं, कवक भी का अध्ययन आप वनस्पतियों के अंतर्गत करते हैं, फंगस का अध्ययन आप वनस्पतियों के अंतर्गत करते हैं। लेकिन फंगस में जो यह सेलवाल बनी होती है यह काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं पाई जाती। सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति तो केवल हरे पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसे पौधों के अंतर्गत रखा जाता है, थैलोफाइट्स है। और थैलोफाइट्स ऐसे पौधों को कहा जाता है जिसमें उसका शरीर जड़, तना और पत्ते में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता है। तो बैक्टीरिया का अध्ययन आप थैलोफाइट्स के अंतर्गत करते हैं और बैक्टीरिया के चारों तरफ भी सेलवाल पाई जाती है, लेकिन वह बैक्टीरियल सेलुलोज की बनी होती है। और भी अंतर है जंतुओं और पौधों में, जैसे जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वनस्पतियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसी भी पौधे को आप देखते हैं तो उसकी पत्तियां प्रायः आपको हरी दिखाई देती हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोर माने होता है, क्लोरोफिल में दो शब्द हैं, क्लोर माने ग्रीन, क्लोर माने ग्रीन माने हरा, और फिलस मीन्स लीफ,
फिलस माने लीफ, लीफ माने पत्ती, यानी पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग ही क्लोरोफिल कहलाता है। सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्लोरोफिल शब्द का इस्तेमाल किया था और क्लोरोफिल की खोज सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सभी पौधों में जो हरे दिख रहे हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधों को स्वपोषी नहीं कहते हैं, लेकिन जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और वह स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पौधे कहलाते हैं। परंतु बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जैसे कवक और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह स्वपोषी नहीं कहे जा सकते। या तो परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं अथवा सहजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकांशतः कवक होते हैं वह मृतोपजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी सड़ी गली मृत वस्तुओं पर से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। और जंतुओं और पौधों में क्या अंतर है? जंतुओं में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मैं समीकरण लिखूं, 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल क्या बनता है इस क्रिया में? 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी पौधों के हरे भाग में होने वाली वह क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक संरचनात्मक क्रिया है और यह पौधे के हरे भाग में होती है, क्योंकि उस भाग में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे का वही भाग हरा दिखता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का आप सही से आप डिफिनेशन दें कि पौधे के हरे भाग में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वह क्रिया जिसमें पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से जड़ों द्वारा जल ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अप्रधान संरचना के रूप में ऑक्सीजन बनती है और जल भी बनता है, और यह जो ऑक्सीजन है उसे वह वायुमंडल में चली जाती है, जिसको सभी जीवधारी श्वसन की क्रिया में उपयोग में लाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन एक प्राणवायु है। परंतु यह जो कार्बोहाइड्रेट बनता है यह मंड के रूप में पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज में संचित रहता है और उसी को सभी जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात सभी जीवधारी, चाहे वह शाकाहारी हों, मांसाहारी हों अथवा मनुष्य जैसा सर्वाहारी जंतु हो, वह सभी जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर होते हैं। और पौधे इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ निर्मित करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यदि मान लीजिए यदि सूर्य न रहे तो, यदि सूर्य चमकना छोड़ दे तो सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और हमने अभी आपको बताया है कि सभी जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, और जब पौधे नहीं रहेंगे तो कोई भी जीवधारी नहीं रहेगा। इसलिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश है। और भी अंतर है जंतुओं और पौधों में। जैसे आप सेल के अंदर की संरचना लें, जब आप कोशिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप यह देखेंगे कि कोशिका जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लेकिन संख्या में कम खाली स्थान
पाए जाते हैं, जिन्हें वैकोल्स कहा जाता है। तो जंतुओं में यह जो वैकोल्स मिलते हैं, यह जो रिक्तिकाएँ मिलती हैं, यह छोटी छोटी होती हैं। यह रिक्तिकाएँ केंद्र के चारों तरफ यह छोटी छोटी रिक्तिकाएँ लेकिन संख्या में अधिक होती हैं, जबकि वनस्पतियों में यह जो वैकोल्स होते हैं यह संख्या में कम परंतु बड़े बड़े होते हैं। यह जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में अंतर है। अब हमने आपको बताया अभी इस वैकोल्स के बारे में, और भी अंतर है। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि पौधों में किसी प्रकार का कोई गमनांग नहीं होता है, वह एक स्थान पर जड़ों द्वारा स्थिर रहते हैं। कुछ पौधों को, जैसे क्लेमाइडोमोनास को छोड़ दीजिए, क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलम होते हैं जिसकी सहायता से वह गमन करता है और यह पौधे के अंतर्गत आता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं वह जड़ों द्वारा एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते हैं। उनके अंगों में गति होती है, उनमें मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। जबकि जंतुओं में लोकोमोटरी आर्गन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं। तो यह जंतुओं और पौधों में अंतर है। उत्सर्जन तंत्र हमने अभी आपको बताया था कि पौधों में किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, कोई उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, परंतु जंतुओं में, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मनुष्य में का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वह किडनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। और मेरे एग्रीकल्चर के बच्चे जो इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को वह सब्सक्राइब करें और उस पर अच्छे से अच्छा कमेंट भी लिखें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।